हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम हमारे राज्यसभा टीवी विशेष समराइजेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इतिहास की वो शख्सियत जिनके बारे में अक्सर अधूरी बातें ही कही जाती हैं, जिनके जय हिंद के नारे की गूंज आज भी हर किसी की जुबां पर है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाली आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। वो है देश के महान क्रांतिकारियों में शुमार सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश के लिए जो किया उसे लोग कभी भुला नहीं सकते, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत पर मौत के रहस्य का पर्दा आज भी बना हुआ है। नेताजी ने हमेशा यही कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उन्होंने राष्ट्रवाद को मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम और सुंदरम से प्रेरित बताया। नेताजी ने देश की स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोशीले नारे भी दिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके द्वारा गठित आज़ाद हिंद सरकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड ग्रुप हैं जहां पे आप स्पेशल असिस्टेंस ले सकते हैं। वहां आपको हर वीडियो का पीडीएफ, वॉइस मैसेजेस एंड स्पेशल पीडीएफ मिलेंगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो चलिए अब शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में किस प्रकार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप लिए हैं जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बार दोबारा न्यूज़ में आ गए हैं। उसके बाद बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी क्या थी। इनकी जीवनी को एक वीडियो या दो वीडियो में कंप्लीट करना असंभव जैसा है, परंतु हम ट्राई करेंगे कि कुछ बेसिक पॉइंट्स का यहाँ पे रिव्यू कर लिया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक जीवन क्या रहा, किस प्रकार उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और जब कांग्रेस के साथ कुछ मतभेद हो गए तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फाइनली कि किस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संभालते हुए आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और सबसे पहले देश में आज़ाद हिंद का झंडा देश के अंडमान एवं निकोबार हिस्से में फहराया। उसके बाद फाइनली ये सब कंप्लीट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर न्यूज़ में है। 23 जनवरी 2019 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का उद्घाटन किया। अब बात ये समझने लायक यहाँ है कि लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम क्यों बनाया गया, क्योंकि INA इंडियन नेशनल आर्मी और आप कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था आज़ादी से पहले, उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी। अतः देश की सरकार ने ये फैसला किया कि जो सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम होना चाहिए वो लाल किले में होना चाहिए। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट, फर्स्ट डे कवर, 75 रुपये का सिक्का एवं बोस के नाम पर एक मानद विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी की। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडमान और निकोबार में 3 द्वीपों का नाम बदलने का फैसला लिया है। पहला, रोस द्वीप को अब कहा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को अब कहा जाएगा शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप को अब कहा जाएगा स्वराज द्वीप। तो इन 3 द्वीपों का नाम के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदल दिए हैं। थर्ड पॉइंट, 21 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और ये पहला मौका था जब आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ लाल किले से मनाई गई थी। तो अब हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार ने जिन 3 द्वीपों के नाम बदले हैं उनकी लोकेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। जब आप मैप पे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा हमारा देश भारत, एवं यहाँ पे आप जब बे ऑफ बंगाल एवं अंडमान सी की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा अंडमान एवं निकोबार, जो कि भारत का एक हिस्सा है।
अब बात करते हैं कि अंडमान एवं निकोबार को जब आप जूम करेंगे तो आपको कौन से 3 द्वीप वहाँ पे मिलेंगे जिनके नाम बदले गए हैं। तो और जूम करने पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा रोस द्वीप, जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। अब यहाँ पे आपको मिलेगा हेवलॉक आइसलैंड, जिसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। फिर जब आप लक्ष्मणपुर पे आएंगे तो आपको मिलेगा नील आइसलैंड, जिसका नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो अब हमने उन तीनों आइसलैंड की लोकेशन देख ली है जिनके रिसेंटली नाम बदले गए हैं। अब हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में। इनका पूरा नाम सुभाष चंद्र जानकीनाथ बोस था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि एक प्रतिष्ठित लॉयर थे, एवं इनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा राज्य बंगाल प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी जीवन साथी एमिली सेंकल थी। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। बोस एक शिक्षित परिवार से थे, इसलिए इनकी शिक्षा भी अच्छी हुई थी। इन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया एवं इस परीक्षा में 4th रैंक हासिल की। लेकिन इनको जब जलियांवाला बाग के बारे में पता चला तो इनका मन व्यथित हो उठा एवं 1921 में इन्होंने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। फिर बात करते हैं इनके कुछ संगठन के बारे में। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भी एक अच्छी भूमिका निभाई। ऑल इंडिया नेशनल ब्लॉक फॉरवर्ड का भी इन्होंने स्थापना की। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी इन्होंने ही बनाई थी। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में, जो कि कथित तौर पे 18 अगस्त 1945 को बताई जाती है, परंतु आज भी इस पे संशय बना हुआ है। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन के बारे में। इन्होंने कब पहला राजनीतिक कदम भारत की राजनीति में रखा। इन्होंने सबसे पहला कदम समाचार पत्र स्वराज को शुरू करके उठाया था एवं इनको बंगाल के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लिए प्रचार प्रसार का काम दिया गया था। चित्तरंजन दास को ये अपना मार्गदर्शक मानते थे एवं इन्हीं के सहयोग से 1923 में बंगाल राज्य के ये कांग्रेस सचिव के रूप में चुने गए थे एवं अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने हासिल की थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड अखबार का संपादक भी बना दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड अखबार किसके द्वारा चालू किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा, जिनको सुभाष चंद्र बोस अपने मार्गदर्शक मानते थे। एवं जब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता महापालिका के प्रमुख अधिकारी बन गए तो उन्होंने कलकत्ता के अंग्रेजी रास्तों के नाम बदल के भारतीय नाम पे रख दिया था। अब जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की थी। 1927 में आपको याद होगा साइमन कमीशन भारत आया था एवं साइमन कमीशन को कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए थे। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने वाली एक 8 सदस्यीय आयोग को गठित किया एवं इसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू को दिया गया एवं सुभाष चंद्र बोस भी इस कमेटी के एक मेंबर थे एवं इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आंसर राइटिंग एवं प्रीलिम्स दोनों के लिए। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे, वो डोमिनियन स्टेटस लेना चाह रहे थे। डोमिनियन स्टेटस के थ्रू आपको पूर्ण स्वराज नहीं मिलता था, परंतु सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे नहीं हटना चाह रहे थे। फाइनली ये तय किया गया कि अंग्रेज़ों को हम एक मौका देंगे और 1 साल के अंदर अंदर अगर भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तब कांग्रेस हमेशा पूर्ण स्वराज की मांग करेगी एवं अंग्रेज सरकार ने ये मांग पूरी नहीं की। इसीलिए 1930 में कांग्रेस का जब अधिवेशन लाहौर में हुआ और जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया, तब उन्होंने ये तय किया कि 26 जनवरी से हम हमेशा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और आज के बाद कांग्रेस हमेशा पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। तभी से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा एवं आज़ादी के बाद जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार था,
इस 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हमने हमारे संविधान को 2 महीने डिले करते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू किया और आज के दिन हम गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था और ये हरिपुरा में हुआ। गांधी जी ने यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष बाबू को चुना। गांधी जी को सुभाष बाबू की कार्य पद्धति पसंद नहीं थी, फिर भी उन्होंने उन्हें एक अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। उसी वक्त यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे एवं सुभाष बाबू ये चाह रहे थे कि इंग्लैंड इस विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है तो भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए एवं स्वतंत्रता संग्राम को तीव्र कर देना चाहिए, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तो उस वक्त सुभाष बाबू ये चाह रहे थे कि अध्यक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को बनाया जाए जो किसी भी प्रकार के दबाव के आगे झुके नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति दूसरा सामने नहीं आया तो सुभाष बाबू स्वयं इस पद पे बने रहने के लिए आगे आए, परंतु गांधी जी उन्हें हटाना चाह रहे थे एवं गांधी जी ने उनके सामने पट्टाभी सीतारामैया को चुना। वर्षों बाद ये हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था। इससे पहले अध्यक्ष को सामूहिक सहमति के साथ चुन लिया जाता था। सभी का ये मानना था कि अगर पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया है तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, परंतु वास्तविकता में कुछ उलट हुआ और सुभाष बाबू को चुनाव में 1580 मत मिले और सीतारामैया को 1377 मत मिले। तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस को अगर गांधी जी की विचारधारा पे नहीं चलना है तो गांधी जी इस कांग्रेस से हट सकते हैं। ये कहने पे कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे एवं शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। शरद बाबू सुभाष चंद्र बोस के बड़े भैया थे। फिर बात आती है 1939 के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन जो कि त्रिपुरी में हुआ था। वहाँ पे सुभाष बाबू ने बहुत कोशिश की कि वो गांधी जी एवं उनके साथियों को समझा सके, परंतु किसी ने भी उनकी एक भी बात नहीं सुनी एवं परिस्थिति इस प्रकार बन गई थी कि सुभाष बाबू किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पा रहे थे। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सबसे पहले उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस पार्टी के अंदर ही की थी 3 मई 1939 को, लेकिन कुछ दिन बाद सुभाष बाबू को कांग्रेस से निकाल दिया गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की एवं जन जागृति शुरू करने की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष बाबू जेल से बाहर रहे एवं कुछ ऐसा करे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हो। तो सुभाष चंद्र बोस ने चतुराई दिखाते हुए जेल से बाहर निकलने के लिए जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते देख सरकार ने उन्हें रिहा तो कर दिया, परंतु उन्हें नज़रबंद कर लिया गया। कुछ वक्त बाद सुभाष चंद्र बोस नज़रबंद से बाहर हो गए, परंतु काबुल होते हुए वह रशिया पहुंचे और रशिया होते हुए फिर जर्मनी पहुंचे। तो अब आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने संभाला और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन एवं इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने तैयार की थी। जापान की सहायता से टोक्यो में की थी और इसका दूसरा नाम इंडियन नेशनल आर्मी INA भी दिया गया था। शुरुआत में इसमें उन्हीं सैनिकों को लिया गया जो भारतीय थे एवं जापान में युद्धबंदी बना लिए गए थे। बाद में बर्मा और मलाया से भारतीय स्वयंसेवकों को भी शामिल कर लिया था। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया था। फिर 5 जुलाई 1943 से सिंगापुर के टाउन हॉल से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और वहीं से उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन भी किया। अब आगे बात करते हैं कि आज़ाद हिंद सरकार का जो गठन किया गया था वो एक अस्थायी सरकार थी और उन्हें कौन कौन से देशों ने मान्यता दे दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन किया। कहाँ से किया? सिंगापुर से किया और जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको, आयरलैंड इन देशों ने इसे मान्यता भी दे दी थी। जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए।
एवं जब जापान ने अंडमान एवं निकोबार सुभाष चंद्र बोस को दे दिए थे तो वहाँ पे पहली बार आज़ाद हिंद सरकार का झंडा फहराया गया था। सुभाष ने उन द्वीपों का नामकरण नया किया और अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज्य द्वीप। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहरा दिया गया था, तो वो 30 दिसंबर 1943 को फहराया गया था। अब इस अस्थायी सरकार के तहत जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इस राज्य के मुखिया, प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल महिला संगठन की अध्यक्ष थी, जबकि S.A. अय्यर इन्होंने प्रचार और प्रसार विंग का नेतृत्व किया था। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब हम ये बात करते हैं कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। जब 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस रेडियो के माध्यम से गांधी जी को ये कहा कि क्यों हमने जापान से सहयोग लिया और क्यों हमने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और तभी गांधी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा। बोस की मौत आज़ाद हिंद आंदोलन के अंत के रूप में देखी गई एवं द्वितीय विश्व युद्ध भी 1945 में ध्रुवीय शक्तियों की हार के साथ समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में हमने वो सब कुछ डिस्कस किया कि किस प्रकार 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होने के बाद 1945 तक उन्होंने देश की सेवा की और देश को क्या क्या दिया। अब आगे हम बात करते हैं कि कल हमने एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति का नेतृत्व किया गया था। उन्होंने मौलिक अधिकार समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर है A व C दोनों। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज आपके लिए 2 क्वेश्चन है। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी गुमशुदगी का पता किस आयोग को चला। शाहनवाज कमेटी, मुखर्जी आयोग, खोसला आयोग या इनमें से कोई नहीं। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। भारत के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विजन क्या था और उन्होंने इसे हासिल करने के लिए किस प्रकार कोशिश की, ये समझाइए। तो हमने इसको 360 डिग्री व्यू में कवर कर लिया है। अब आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस पॉइंट पे आपके क्या व्यू है वो भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।